तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां हम जल्दी से नजर डालेंगे आज की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे। देखो, कल के दिन आपने सीएसके वर्सेस आरआर का मैच तो देखा होगा, लेकिन कल के राजस्थान के मैच से पहले जो एक और राजस्थान का मैच हुआ था, जहां आपको याद होगा कि मैच के दौरान एक क्रिकेट फैन मैदान के अंदर घुस आया था और आके उसने रियान पराग के पैर छू लिए थे। वो रियान पराग को एकदम शिद्दत से गले लगा रहा था। हर कोई ये सीन देख के एकदम चौंक गया था और बस यही सोच रहा था कि आखिर इस फैन को ऐसी क्या सूझी होगी कि ये रियान पराग के पैर छूने आ गया। रियान पराग ने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ भी उखाड़ा नहीं है, इवन आईपीएल में भी कुछ ऐसा किया नहीं है, कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है, बड़े प्लेयर नहीं है, कुछ भी ऐसा जिंदगी में उखाड़ ही नहीं रखा है। तो आखिर कोई फैन रियान पराग के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है कि मैदान के अंदर घुसने का रिस्क ले ले, जिस रिस्क की बजाय उसको भाई एक बड़ा फाइन चुकाना पड़ सकता है, जिस रिस्क के बदले में उसको शायद जेल जाना पड़ सकता है, ना जाने कैसे कैसे क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं। उसके बावजूद भी रियान पराग के लिए उसने इतना बड़ा रिस्क लिया कि मैदान के अंदर घुस आया और भाई जाके रियान पराग के पैर छूने लगा। अगर ये चीज धोनी के लिए होती है, कोहली के लिए होती है, रोहित के लिए होती है, दो पल के लिए संजू सैमसन के लिए होती है, बुमराह के लिए होती है, इवन रहाणे के लिए होती है, तो भी भाई मैं इतना चौंकता नहीं। लेकिन रियान पराग के लिए अब देखो भाई, यहां पर मैं एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाला हूं। कल के दिन एक न्यूज पोर्टल ने इस बात का दावा किया कि वो जो बंदा मैदान के अंदर घुसा था, असल में उसको रियान पराग ने 10,000 रुपए दिए थे कि वो ऐसा करे कि वो मैदान के अंदर आए और आके रियान पराग के गले लगे। ये एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा पीआर स्टंट था जो कि एक्सपोज हो चुका है। हाँ, इस चीज को लेके कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, इस चीज का कोई ऑफिशियल खुलासा नहीं हुआ है, किसी बीसीसीआई के या फिर आईपीएल कमेटी के ऑफिशियल बंदे ने इस बात को डिक्लेयर नहीं करा है, लेकिन ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कुछ ऐसा ही हुआ था। और भाई देखो, जब ये किस्सा हुआ था ना, उस वक्त पे भी मैंने अपनी वीडियो में इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि अगर ये बंदा इतना बड़ा रिस्क लेके मैदान के अंदर घुसा है, वो भी रियान पराग के पैर छूने के लिए, तो या तो फिर रियान पराग ने इसको कहा होगा या फिर रियान पराग का ये कोई रिश्तेदार होगा। बात तो सही है। और अब मुझको लग रहा है कि शायद जो मैं बात कह रहा था वो कहीं ना कहीं सही थी। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़ते हुए मैं आरसीबी फैंस को एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज देना चाहूंगा। हाँ, अभी आरसीबी के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पहले मैच में वो केकेआर को हरा चुके हैं, उसके बाद वो सीएसके को हरा चुके हैं, अगला मैच उनका गुजरात के साथ होना है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आरसीबी आईपीएल 2025 की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। लेकिन भाई, जैसा कि आपको पता होगा कि आरसीबी का जो पहला मैच केकेआर के खिलाफ हुआ था, उस मैच में माइनर इंजरी के चलते भुवनेश्वर कुमार नहीं अवेलेबल हो पाए थे। उसके बाद सीएसके के खिलाफ भुवी खेले थे और वहां पर उन्होंने कमाल की बॉलिंग भी कराई थी। पहले 2 ओवर एकदम बेहतरीन डाले थे, तीसरा ओवर भी ठीक ठाक डाला था, एक अच्छा खासा स्पेल उन्होंने डाला था, 3 ओवर में 20 रन देके एक विकेट लिया था। लेकिन क्या आपने सोचा कि उस मैच में भुवी को आखिरी ओवर क्यों नहीं दिया गया था? अगर आप सोच रहे हैं कि जरूरत नहीं पड़ी तो इसलिए नहीं दिया, भाई असल में ये झूठ है। इसलिए भुवनेश्वर कुमार को आखिरी ओवर नहीं दिया गया क्योंकि जो माइनर इंजरी उनको पहले मैच में थी, वो इंजरी थोड़ी सी और उभर के आ गई थी, इसीलिए उनको एक और ओवर डालने से रोका गया ताकि वो अगले मैच के लिए फिट रहें। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी दुख देने वाली खबर यह है कि भुवी की वो जो इंजरी है थोड़ी सी बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो अगला मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन ऐसा फिर से हो सकता है कि भुवी आने वाले 1-2 मैचों के लिए अवेलेबल ना रहें। अभी देखो, ऑफिशियल अपडेट यहां पर यह है कि अगला जो मैच है आरसीबी का गुजरात से, उस मैच के शुरू होने से पहले यह डिसीजन लिया जाएगा कि भुवनेश्वर कुमार वो मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। फिलहाल तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि भुवनेश्वर कुमार उस मैच को खेले ही खेलें, क्योंकि भाई भुवनेश्वर कुमार को देखने में मजा आता है और अगर भुवी खेलेंगे तो आरसीबी की जो टीम है वो और ज्यादा तगड़ी लगेगी। इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की एक लिस्ट सामने आई जहां 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस बताए गए। और भाई इस लिस्ट में आखिर कौन कौन सा क्रिकेटर शामिल है, जब आप नाम सुनेंगे और उनकी रैंक सुनेंगे ना, तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। पर वो जानने से पहले भाई आपको कितनी बार बताऊं उस कमाल के ऐप के बारे में जिसका नाम है 10 क्रिक, जिनके साथ मिलके हम इस पूरी आईपीएल 2025 में हर मैच में कमाल की प्रेडिक्शन अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे कर रहे हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अभी जाके ज्वाइन कर लो। और भाई इसके ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह हैं, तो भाई ऑथेंटिसिटी को लेके कोई डाउट ही नहीं है, सिक्योरिटी को लेके कोई डाउट ही नहीं है, एकदम सेफ है। और इतनी सिंपल छुटकी मुटकी प्रेडिक्शंस होती हैं जो हम मैच से पहले और मैच के दौरान अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे डालते रहते हैं, ताकि
आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, आपके सामने उन फुद्दू सी प्रेडिक्शन को हम खुद परोस के रख देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आपको वहां पे अपने दिमाग को ज्यादा मेहनत पे लगाना ना पड़े। आप बस वहां पे देखें कि भाई ने क्या डाल रखा है, फिर थोड़ा बहुत वहां पे सोचें और उन सिंपल सी प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके अंधा प्रॉफिट कमाएं। अपन बनाते हैं प्रॉफिट, इसीलिए आपको बताते हैं। तो जल्दी जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करिए और आईपीएल 2025 को 10 क्रिक के साथ एकदम यादगार बनाइए, जैसे कि हम बना रहे हैं। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस की लिस्ट जारी करी गई, जिसमें हमको 4 इंडियन क्रिकेटर्स दिखाई पड़ते हैं। एक इंडियन क्रिकेटर नहीं है लेकिन इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड हैं। मैं बात कर रहा हूं अपने मोटा भाई जय शाह की, जो इस लिस्ट में सबसे टॉप पे दिखाई देते हैं, जिनकी रैंक 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस में 24th है। देखो भाई, 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस हैं, 100 मोस्ट पावरफुल इंडियन क्रिकेटर्स नहीं हैं। तो इस लिस्ट में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, सब लोग शामिल हैं। उसके बावजूद भी इस लिस्ट में 24th रैंक पे है जय शाह। उसके बाद सीधे 48th रैंक पे रोहित शर्मा का नाम देखने को मिलता है। विराट कोहली इस लिस्ट में रोहित शर्मा से काफी नीचे हैं, उनकी रैंक 72 है। और उनके नीचे आते हैं एक और क्रिकेटर जो कि हैं जसप्रीत बुमराह, उनकी रैंक 83 है। क्या आपको लगता है कि किसी की रैंक यहां पे ऊपर होनी चाहिए थी जिनकी असल में नीचे है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब देखो भाई, जहां बात निकली ही है रोहित शर्मा की, तो ये तो आप जानते ही हैं कि हाल ही में रोहित शर्मा का जो फॉर्म चल रहा है बहुत ही खराब चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर उन्होंने एक आध ठीक ठाक पारियां जरूर खेली थी, लेकिन उससे पहले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो टेस्ट सीरीज हुई थी पूरे तरीके से फ्लॉप रहे थे। फिर जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई थी पूरे तरीके से फ्लॉप रहे थे, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रही थी। उन्होंने खुद को टीम से ड्रॉप कर दिया था, इतनी बेकार उनकी फॉर्म चल रही थी। लेकिन भाई, अब जब आईपीएल 2025 की शुरुआत हुई, लगा कि रोहित शर्मा फॉर्म में वापसी करेंगे, उनके बल्ले से भर भर के रन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब तो कप्तान भी नहीं है, तो ऐसे में ज्यादा उन पे प्रेशर भी नहीं होगा। पर भाई, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रोहित शर्मा ने कभी भी आईपीएल के साथ जस्टिफिकेशन किया ही नहीं है। उन्होंने अपनी खुद की इमेज के साथ आईपीएल के अंदर जस्टिफिकेशन करा ही नहीं है। हाल ही में फॉर्मर इंडियन प्लेयर मनोज तिवारी ने क्रिक बस पर रोहित शर्मा के ऊपर एक ऐसा कमेंट करा जो सुनने में बहुत ही खराब लगता है, लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने एक एक बात जो कही है एकदम सच कही है। मनोज तिवारी के अगर मैं एग्जैक्ट शब्दों को यहां पर कोट करूं तो उन्होंने कहा, देखो मैं बस ये कह रहा हूं कि मुझे सख्त नहीं बनना है, लेकिन बनना पड़ता है। कुछ प्लेयरों के साथ ऐसा ही करना पड़ता है। देखो, अब हाई टाइम हो गया है कि रोहित शर्मा वापस रन बनाएं। रोहित शर्मा जैसे प्लेयर की एबिलिटी सिर्फ 400 रन की नहीं है। पिछले सीजन में 400 बनाए, सेंचुरी भी मारी, वो ठीक है, लेकिन वो 800-900 रन वाला सीजन कहां है? रोहित ऐसे सीजन ला ही नहीं पाए हैं। ऐसा क्यों होता है कि विराट कोहली हमेशा स्कोर करता है? तुम ही बताओ, दोनों इक्वली अच्छे हैं ना? लेकिन रोहित का भी ऐसा सीजन होना चाहिए जिसमें वो 600-700 रन बनाए। ऑरेंज कैप उसके पास भी तो आनी चाहिए। अच्छी स्टार्ट नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा? मुझे उससे बहुत उम्मीदें थी, इसी वजह से उसको रिटेन किया गया। पिछले साल के ड्रामा और कंट्रोवर्सी के बाद ऐसा जरूर लग रहा था कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी उनकी ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रही थी। फिर भी उसको रिटेन किया गया और ना ही रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को छोड़ा। लेकिन पिछले 2 मैचेस में भी वो रन नहीं बना पाए, तो माहौल थोड़ा सा मिक्स्ड अप हो गया है। इससे और आगे बोलते हुए फॉर्मर इंडियन ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा कि मनोज तिवारी ने जो रोहित शर्मा के बारे में बोला वो सीजन कहां है? क्या ये सीजन आने में अब ज्यादा देर नहीं हो गई है? हम भी उसके फैन हैं, लेकिन हम बस ये पूछ रहे हैं कि वो 600-700 रन वाला सीजन आखिर है कहां? रोहित शर्मा ने कब ऐसा किया है? 18 साल हो गए। जब 18 सालों में नहीं हुआ तो अब करियर के आखिरी हिस्से में ये उम्मीद हम उनसे कैसे कर सकते हैं? अब देखो भाई, जैसा मैंने कहा कि ये जो बातें हैं ये सुनने में आपको दुख जरूर दे सकती हैं, लेकिन भाई ये बात पूरे तरीके से सत्य है। अगर आप रोहित शर्मा की आईपीएल की करियर एवरेज भी देखें तो भाई साहब की जो बैटिंग एवरेज है वो 30 से भी नीचे आ चुकी है। जी हां, उनकी आईपीएल की एवरेज जो है मात्र 29.49 की है। क्या कोई कह सकता है कि ये जो एवरेज है ये रोहित शर्मा के टैलेंट के साथ इंसाफ करती है? नहीं करती है भाई, बिल्कुल नहीं करती। और यहां पर जो मनोज तिवारी, वीरेंद्र सहवाग 600-700 रन वाले सीजन की बात कर रहे हैं, मनोज तिवारी तो 800-900 रन वाले सीजन की बात कर रहे हैं, तो भाई वो बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा के लिए ऐसा सीजन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सबको पता है कि रोहित ऐसा कर सकते हैं। पर भाई 600-700 की तो बात छोड़ो, आज तक जो लगभग 18 सीजन हुए हैं, रोहित शर्मा ने मात्र एक ही सीजन में 500 का आंकड़ा क्रॉस करा है, वरना उसके अलावा वो किसी भी सीजन में 500 का आंकड़ा तक क्रॉस नहीं कर पाए हैं।
और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2017 के बाद से अब तक मात्र एक सीजन ऐसा रहा है कि रोहित शर्मा ने बैटिंग एवरेज 30 के ऊपर किसी सीजन में रखी हो। 2017 में उनकी बैटिंग एवरेज लगभग 23 की थी, 2018 में 23 की, 2019 में 28 की, 2020 में 27 की, 2021 में 29 की, 2022 में 19 की, 2023 में 20 की, और जो पिछला सीजन था जहां उन्होंने एक सेंचुरी भी मारी थी, उसके बावजूद भी वो उस सीजन में मात्र 417 रन मार पाए थे। यानी अगर तुम उस 105 नॉट आउट की पारी को हटा दो तो पिछले सीजन की बची हुई 13 इनिंग में उन्होंने मात्र कुछ 312 रन मारे थे। भाई 13 इनिंग में 312 रन, क्या ये रोहित शर्मा के टैलेंट के साथ इंसाफ है? और सबसे बड़ी यहां पे बात ये है कि ये जो मैं पिछले सीजन के स्टैट्स बता रहा हूं, ये सीजन उनका 2017 के बाद से सबसे बेस्ट सीजन था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीजन कितना एवरेज है। सच बता रहा हूं भाई, आज तक मैं खुद भी नहीं समझ पाया कि आखिर रोहित शर्मा को आईपीएल में आते ही हो क्या जाता है। वो बंदा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में उसी साल एकदम कमाल की परफॉर्मेंस ही क्यों ना देकर आया हो। अब जैसे कि साल 2019 की बात कर लें, जब रोहित शर्मा एकदम अपने पीक पे चल रहे थे, भाई उस साल भी वो आईपीएल में कुछ खास उखाड़ नहीं पाए थे। उसके अगले साल तो और ज्यादा हक कर आए थे। तो पता नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट से आईपीएल में आते ही रोहित शर्मा को हो क्या जाता है। चलो अगर ऐसा कुछ होता कि रोहित शर्मा टी20 में उतने अच्छे नहीं है, चाहे इंटरनेशनल की बात करें चाहे आईपीएल की बात करें, वो ओडीआई में अच्छा खेलते हैं, टेस्ट में अच्छा खेलते हैं, अगर ये भी बात होती तो भी समझ में आता। लेकिन ऐसा है नहीं। रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल में बवाल मचा रखे हैं, लेकिन भाई आईपीएल में आते ही पता नहीं वो इतनी आसानी से आउट कैसे हो जाते हैं। भाई देखो यार, मेरे पास तो इन सवालों का जवाब नहीं है। अगर तुम्हारे पास इन सवालों का जवाब है तो हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दे देना। बाकी जैसा मैंने कहा कि याद से भाई डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लेना, जहां पर हम 10 क्रिक के साथ मिलकर हर आईपीएल मैच में इतनी बवाल प्रेडिक्शंस आप तक पहुंचा रहे हैं कि हर कोई कह रहा है कि भाई इतनी सिंपल बेसिक प्रेडिक्शन करके सच में पैसा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं। आप ज्वाइन तो करिए क्रिक टाइम विद जोशी का टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आपको खुद समझ आ जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा भाई। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।